नमस्कार दोस्तों, स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम की तरफ से अभिवादन स्वीकार कीजिए नरेश दहिया का। आज 13 अप्रैल साल 1919 और स्थान जलियांवाला बाग। ये बाग एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया और गोरे अंग्रेजों की चमड़ी पर सदा के लिए काला दाग लगा दिया। इस हत्याकांड के तार जुड़े हैं उस घिनौने कानून से जिसे रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने जो रोल्ट एक्ट पास किया और उस एक्ट ने सरकार को एम्पावर कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के, कितने भी समय के लिए, बिना किसी वारंट के जेल में बंद किया जा सकता था। इसीलिए सोसाइटी के सभी सेक्शंस के सब लोग गांधी जी की एक कॉल पर रोल्ट सत्याग्रह के लिए निकल पड़े थे और 6 अप्रैल 1919 को पहली बार पूरे भारत ने बहुत बड़े स्तर पर हड़ताल देखी। 6 अप्रैल के दिन को ह्यूमिलिएशन और प्रेयर के दिन के रूप में ऑब्जर्व किया गया। रोल्ट एक्ट सत्याग्रह इतना खतरनाक कानून था कि वो ब्रिटिश सरकार को हर तरह से ताकत दे रहा था और भारतीयों को ये कानून किसी भी दशा में मंजूर नहीं था। इसे अनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसे काला कानून का नाम दिया था। दोस्तों सबसे बड़ा विरोध इस कानून का पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में अमृतसर में इसकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं को 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। 12 अप्रैल को हिंदू कॉलेज में एक सभा हुई कि पंजाबी और भारतीय झुकेंगे नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। अब उस मुकाम पर आंदोलन था कि किसी भी तरह से अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं था। दोस्तों 1919 से पहले बहुत सारे भारतीय ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों के साथ बातचीत करके भी एक रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन 1919 में रोल्ट एक्ट ने अंग्रेजों का वो चेहरा सामने ला दिया था जब पूरा भारत सड़कों पर आ गया। इस प्रकार से गांधी जी, जिन्होंने उससे पहले अलग अलग तो 3 सत्याग्रह किए थे 1917 में और 1918 में, वो चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो और चाहे वो अहमदाबाद का आंदोलन हो, लेकिन अब पूरे भारत में गांधी जी को जिस तरह से स्टेब्लिश कर दिया था, अंग्रेज बुरी तरह से डरे हुए थे। धारा 144 लगा दी गई। पूरे पंजाब से बैसाखी वाले दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने लगे। एक तरफ जहां बैसाखी के अवसर पर
वो सभा करना चाहते थे। ये सभा बहुत ही शांतिपूर्ण थी। वहीं दूसरी तरफ वे आगे की व्यूह रचना पर बातचीत भी करना चाहते थे। एक तरफ जब इस सभा का आयोजन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल डायर एक षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट और ब्लूज रेजिमेंट की 2 टुकड़ियाँ अपने साथ ली। जलियांवाला बाग का एक ही गेट था। उस गेट पर आकर के एक टुकड़ी को बाईं तरफ लाइन अप करने को कहा और दूसरी टुकड़ी को दाहिनी तरफ लाइन अप करने को कहा और 30 सेकंड के अंदर उन्होंने सीधे फायर करने के लिए कह दिया। ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने जब फायर करने के लिए कहा तो गोलियां हवा में नहीं चल रही थी, बल्कि सीधे लोगों के ऊपर फायर हो रही थी। 303 की वो गोलियां, अगर आप में से किसी के पास एनसीसी रही हो तो आपको ज्ञान होगा कि 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर तक मार कर सकती है। और यहाँ तो उन सैनिकों के बीच और जनता के बीच में केवल 300 मीटर का भी अंतर पूरा नहीं था। गोलियां शरीर के किसी भी ऑर्गन में या हड्डी में जब लग कर के ब्लास्ट हो रही थी तो बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। देखते ही देखते हजारों लोग, प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा मानना है कि करीब 1500 लोग तो गिने गए हैं। हालांकि अंग्रेजों ने ये संख्या 4 गुना कम करके करीब 400 बताई, लेकिन सच्चाई ये है कि 1500 लाशें तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दफनाई गई। दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ तक बताया, एक 4 साल का बच्चा जो अपने दादाजी के साथ जलियांवाला बाग उस दिन गया था, उनका कहना है कि गोलियों से बचने के लिए 4 साल के बच्चे को 7 फीट ऊंची दीवार से उनके दादाजी ने दूसरी तरफ फेंक दिया। उनका ऐसा कहना है कि शायद ये कहानी बताने के लिए मुझे बचना था, इसलिए मेरी बाँह टूट गई, लेकिन वे जिंदा रहा। दादाजी जान नहीं बचा सके। इस तरह से बहुत सारे भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। कुछ लोगों ने वहाँ पर कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन एक के ऊपर एक जब बहुत सारे लोग कूदे तो उस कुएं में से भी अगले दिन 120 लाशें मिली। दोस्तों, अंग्रेजों की क्रूरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दिन गोलियां चलनी तब बंद हुई थी जब सारी गोलियां ख़त्म हो गई थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके बाद भी जनरल डायर को हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये तो कह दिया गया कि इसके बाद वो भारत नहीं आएंगे, लेकिन इतनी जानों के लिए क्या ये सज़ा काफ़ी थी? मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी सज़ा काफ़ी नहीं थी। स्वयं उनके गार्ड सार्जेंट एंडरसन का ये कहना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन 7 फुट ऊंची दीवार पर जब वो चढ़ रहे थे तो वहाँ भी सैनिकों की गोलियों ने उनको अपना निशाना बना दिया। इस घटना के बाद तो
जो भारतीय पहले ये मानते थे कि हम अंग्रेजों से बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, उनको भी ये मानना पड़ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड सरेंडर कर दी। महात्मा गांधी को भी इससे पहले लगता था कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। अंग्रेज़ों ने उनको केसरे हिंद एक टाइटल दे रखा था, उन्होंने वापस कर दिया। जमनालाल ने, राय बहादुर और करुण नायर ने वायसराय परिषद से अपने इस्तीफे दे दिए। कहने का अर्थ ये है कि भारत का सही नेशनलिज्म की स्पिरिट इसके बाद ही आई। दोस्तों, जहाँ एक तरफ जलियांवाला बाग ने वो त्रासदी हमें दिखाई जो इतनी जानें लेकर के गए, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की इस क्रूरता के बाद पूरा भारत जिस तरह से मिलकर के एक साथ खड़ा हो गया, तो भारत की ट्रू नेशनलिज्म की स्पिरिट इस घटना के बाद ही जुड़ती है। भगत सिंह जो कि लाहौर से अगले दिन पैदल चलकर जलियांवाला बाग तक पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाइए, लाहौर से अमृतसर की दूरी 30-35 किलोमीटर है और वो बच्चा पैदल आया था। लेकिन इसी घटना ने भगत सिंह को भगत सिंह बना दिया। इस घटना के बाद हमें बहुत सारे हीरोज़ मिले। मेरे दोस्तों, जब भी आप आज इस स्वच्छंद वातावरण में, इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो भारत के उन हीरोज़ को ना भूलें जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम 2 साल पहले जब वहाँ पर जलियांवाला बाग में गए थे, तो हमने देखा कि कुछ लोग टूरिस्ट की तरह से वहाँ घूमने जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई टूरिस्ट स्थान नहीं है। जलियांवाला बाग पहुँचने के बाद हमें उन हजारों शहीदों की कुर्बानी याद करनी चाहिए। हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम भी इस आज़ादी को उसी तरह से बचा कर रखेंगे जिस तरह से उन शहीदों ने उस समय आज़ादी के लिए काम किया। दोस्तों, अगर भगत सिंह फांसी के तख्ते से अंतिम दिन फांसी के तख्ते से नारा लगा सकते हैं कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, तो हम इतने मरे गिरे तो नहीं है कि इस डेमोक्रेसी को इसकी ट्रू स्पिरिट में बचाए ना रख सके। इतिहास को पढ़ने का अर्थ भी तभी होगा, हर वर्ष जलियांवाला बाग बैसाखी वाले दिन इस घटना को सच्चे अर्थों में अगर याद रखना है, तो हमें उन शहीदों की कुर्बानी याद रखनी है और अपने अपने हिस्से का कार्य करते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद।